तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका परीक्षा लाइव चैनल पर और मैं हूं आपका जीएस का मेंटर विनीत। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही बात करी थी कि एक महासागर के अंदर उतर चुके हैं और इसी महासागर के अंदर उतरने के बाद हम आगे आ चुके हैं अपने नए सेशन पर और नई क्लास में। और आज हम लेके आए हैं पॉलिटी के बड़े ही शानदार धुआंधार और शानदार क्वेश्चंस। जी हाँ, और ये वही क्वेश्चन है जैसे कि आप बार बार जानते हैं जो बार बार आए हैं। तो चलिए क्लास इस सेशन को शुरू करते हैं पॉलिटिक्स के और जानते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत के मुख्य राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की। देखिए क्लास, इसका जो आंसर है वो बहुत आसान है। आसान क्यों है मैं ये बता देता हूँ। जो ये अधिनियम है इसने बहुत सारी चीजें भारत को दी थी। ठीक है, ये जो जिस अधिनियम की यहाँ पर बात हो रही है, जो यहाँ पर अधिनियम है उसने भारत के संविधान में मुख्य रूप से मुख्य भूमिका निभाई थी। आप कहेंगे सर वो कौन सा अधिनियम था, क्या भारतीय परिषद 1909 वाला था, भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला था, भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला था, या कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका जो सबसे पहला आंसर, पहला क्या कहूँ मैं, ये कहूँ जो इसका सही आंसर है वो है आंसर सी। और ये क्यों है अब इसको जानते हैं। 1935 का जो अधिनियम था, आप ये कह सकते हैं उसने भारतीय संविधान की नींव रखी। इसी ने भारतीय संविधान की नींव रखी, भारतीय संविधान की नींव को रखा। की नींव को रखा, नींव को कैसे रखा, भारतीय संविधान की नींव क्यों कहा गया। जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट को दी गई, मतलब भारत को दी गई। जैसे चीजों को सुनते चलिएगा। जब यह अधिनियम आया तो इस अधिनियम में लिखा गया कि सबकी पावर्स बटेगी, जो पावर्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगी, जो पावर्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगी, जो पावर्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। मतलब जो हम सूचियां पढ़ते हैं, सूची जो पढ़ते हैं हम, जिसको हम कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची, इसके अलावा समवर्ती सूची। ठीक, ये जो सूचियां थी ये भी किसकी देन थी, ये भी देन थी हमारे 1935 के अधिनियम की। ठीक है, पहले हमने क्या समझा कि भाई भारतीय संविधान की नींव किसने रखी, 1935 के अधिनियम ने रखी। इसने सूचियों के अंदर कार्य विभाजित किए और बचे हुए विषय जो थे उस पर जो वॉयसरॉय थे वो कानून बनाते थे। ठीक है, इसके अलावा इसने प्रोविंशियल, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में कहते हैं प्रांतों में सरकार बनाने का गठन किया, प्रांतों के अंदर सरकार बनाने का गठन किया कि भाई प्रांतों में भी सरकार बनेगी। इसने इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और दी हमें। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें उस वक्त लागू हुई थी, ये सारी चीज़ें उस वक्त लागू नहीं हुई थी। ठीक है, 10 से 15 चीज़ें हमें दी गई थी इस कानून के तहत, जिसके अंदर से जो मोटा मोटा जिससे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसने भारतीय संविधान की नींव रखी, वो था 1935 का। किसके अंदर शक्तियों का बंटवारा किया गया, किस अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर संघ सूची, राज्य सूची और संवृत्ति सूची के अंदर बांटा गया। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रांतों को वोटिंग का अधिकार दिया गया, प्रांतों के अंदर चुनाव का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर इकाई माना गया, इकाई के बेसिस पे सीटें दी गई। ठीक है, इकाई माना गया प्रांतों को इकाई माना गया। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, प्रांतों को इकाई माना गया। ठीक है, प्रांतों को इकाई माना गया। यानी ये सारी चीजें जब इसने हमें दी तो भाई सीधी बात थी कि हमें ये काफ़ी, जो ये ड्राफ्ट था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास। और जब हमारी संविधान सभा बैठी कैबिनेट मिशन के बाद, ठीक है, तो संविधान सभा ने इसकी मैक्सिमम चीज़ों को अपनाया और माना। क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है।
यूएसए के संविधान, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, देखो क्लास क्या है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आ रहा है। कैसे आ रहा है ये बता देता हूँ। देखो अगर हम पीछे चले, 13 सितंबर को पूछा गया, ठीक है, और ये कब पूछा गया, 14 सितंबर को पूछा गया। पेपर एक ही था, पहले के अंदर अलग अलग हो गया, मतलब एक ही पॉइंट से उठा के दोनों सवाल बना दिए, ताकि कोई भी बच्चा ये नहीं कह सके कि हमारा जो लेवल था वो हार्ड आया था। ऐसा एसएससी होता है, जब एसएससी के अंदर पेपर होता है तो वो हार्ड और लो लेवल के लिए चीज़ें बदलती और बिगड़ती हैं, बट यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो बनाने की कोशिश की गई है। तो क्लास मैंने जैसे अभी बताया, तो जो हमारे संविधान की जो आधारशिला है, जो संविधान की आधारशिला माने, या फिर आप ये माने कि हमारे संविधान की नींव कहाँ से पड़ी थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से पड़ी थी। ठीक है, यूएसए के संविधान, सोवियत रूस के संविधान, सोवियत रूस से तो हमने पंचवर्षीय योजना, जिसे हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना ये ली थी, पंचवर्षीय योजना चली थी जब उसको यूएसएसआर कहा जाता था, यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत राष्ट्र थे। ठीक है क्लास, ये वाला आपका समझ में आया। ब्रिटिश संविधान से अपने प्रधान राष्ट्रपति की शक्तियां भी ली हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में जाना है ब्रिटिश संविधान से। चलिए, ये छोटा सा क्वेश्चन था, पिछले बेस पे ही था। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ। शासन की एकात्मक पद्धति यानी एक ही जो शासन है, एक ही व्यक्ति कर रहा है शासन, व्यक्ति नहीं, यहाँ पर आप कह सकते हो एक ही पर्टिकुलर पार्टी कर रही है शासन, एक ही तरीके से शासन किया जा रहा है, तो क्या होगा, अधिक अनुकूल शीलता होगी, दृढ़ राज्य होगा, जनता द्वारा अधिक सहभागिता होगी, सत्तावाद की कम संभावनाएं होंगी। बताइए, जब एक ही व्यक्ति शासन करता है, एकात्मक शासन होता है, एक शासन है और हर एक व्यक्ति पर एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है, मतलब अलग अलग यूनिट्स पर एक ही तरीके से शासन किया जा रहा है, तो वो स्ट्रांग होगा, दृढ़ राज्य बनेगा। राज्य कैसा होगा, दृढ़ होगा, यानी स्ट्रांग होगा, दृढ़ यानी स्ट्रांग राज्य होगा। तो सीधी बात है, यहाँ का इस क्वेश्चन का आंसर आपने अभी और मैंने भी दे दिया नॉर्मल तरीके से। क्या, जो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, दृढ़ राज्य, यानी जो राज्य है, जो स्टेट्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग होके चलेंगे, और जब स्ट्रांग होके चलेंगे तभी एक देश आगे बढ़ पाएगा। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर, भारत जैसे देश के अंदर, भारत जैसे देश के अंदर जहाँ इतनी सारी, ठीक है, विषमताएं हैं, विषमताएं का मतलब है यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब प्रांत के लोग रहते हैं, भाषाई लोग रहते हैं, अलग अलग आधार के, तो वहाँ पर एकात्मक शासन पद्धति ज़रूरी हो जाती है, ताकि हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सके और जो राज्य है वो दृढ़ हो सके। ठीक है, भारत आप जानते हो डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स कंट्री को संभालने के लिए होना ज़रूरी है। क्लास क्या था, जब संविधान बनाया जा रहा था ना, तो हमने हर एक तरीके का शासन देख चुके थे, हम राजाई शासन देख चुके थे, मुगल काल भी देख चुके थे, रानी का शासन भी देख चुके थे, वायसराय का शासन भी देख चुके थे। तो जब हमारे संविधान निर्माता आए तो उन्होंने कहा कि हम सारा शासन तो देख चुके हैं, अब हम उस सबको जोड़कर एक ऐसा शासन लेके आएंगे भारत देश में जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो यानी हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से समझ के अपने संविधान लिखा था क्लास। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। जब 1935 के अंदर जब संविधान मतलब भारत का एक्ट आया, उसके बाद जब हमने अपना कैबिनेट मिशन आया 1935 के बाद, जो मेन इंसिडेंट था वो उसके बाद था 1945 या इसके अराउंड, जब आया था कैबिनेट मिशन। जब कैबिनेट मिशन भारत आया हमारे पास, ठीक है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया क्लास, तब ने कैबिनेट मिशन ने मांग रखी कि भी आप संविधान सभा का निर्माण करो। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया तो उसने कहा कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। संविधान सभा का निर्माण किया गया, लेकिन भारत का बंटवारा हुआ तो आधे लोग वहां चले गए, आधे लोग इधर रह गए। तो जो भारत के अंदर जो लोग रहे, उन्होंने भारत का संविधान लिखा, और जब पाकिस्तान में गए उन्होंने पाकिस्तान का संविधान लिखा। तो यानी इससे तो मतलब यही पता चल रहा है, भारत में भी लिखित संविधान है, पाकिस्तान में भी लिखित संविधान है। और यहाँ पर पूछा गया है अलिखित संविधान किसका है, यानी पाकिस्तान हटा दो, भारत हटा दो, बचा यूएसए या यूके। अब आपको जानना है कि यूके का संविधान अलिखित है या फिर यूएसए का संविधान अलिखित है।
यूएसए से हमने अपने जो कहते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स लिए थे। ठीक है, सब जानते हैं यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे। जब यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए तो उसका संविधान भी लिखित है, उसका संविधान भी कैसा है, लिखित है क्लास। तो यानी यूएसए भी चला गया। यूके एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित संविधान में से एक है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि भाई जो यूके है उसका संविधान अलिखित है। ठीक है क्लास। तो चलिए क्लास, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है क्लास, जानने की कोशिश करते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे क्लास, बताइए। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। मैंने क्या बताया, प्रांतों को इकाई माना गया था। मैंने क्या बताया, प्रांतों को इकाई माना गया था, और हर एक इकाई में से एक व्यक्ति को चुना गया था ताकि वो संविधान के बारे में बताए। हर एक इकाई में से एक व्यक्ति को चुना गया था। प्रांतों को इसलिए लिया गया, ये लोग जानते थे, तीन तरीके से बांटा गया था वैसे, एक प्रांत थे, देसी प्रांत, एक रियासतें थी, उसके बाद जो बची हुई चीजें थी। ठीक है, अब क्या चीज चल रही थी यहाँ पर ये बताता हूं मैं आपको। जो प्रांत थे उसके अंदर राजा राज कर रहे थे, जो प्रांत थे उसमें राजा राज कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को भी लिया जाए जो प्रांतीय है, क्योंकि ये अपने लोगों को ज्यादा जानते हैं। जब ये लोग अपने लोगों को ज्यादा जानते हैं तो सीधी बात है ये उनके लिए अच्छा काम भी कर सकते हैं और अच्छा काम करेंगे भी, जाहिर सी बात है। तो इसी चीज को देखते हुए इन्होंने क्या करा, प्रांतों की इकाइयों में से एक एक व्यक्ति को चुना। ठीक है, और विधानसभा बनाई गई। तो देखिए अब हमारा ऑप्शन कहाँ पर है, ये वाला हमारा ऑप्शन कहाँ पर है, ये वाला ये देखते हैं क्या। राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित। गवर्नर जनरल यहाँ पर नहीं आ रहे थे, वायसरॉय या गवर्नर जनरल नाम अलग अलग बदले गए थे। ठीक है, वायसरॉय वो हम आगे पढ़ेंगे जब आएंगे, या फिर हम हिस्ट्री में उसे पढ़ेंगे। ठीक है, जब 1757 के अंदर युद्ध होगा, किसका, रॉबर्ट क्लाइव का और सिराजुद्दौला का। 1757 के बाद से चीज़ें बदलनी चालू होती हैं। इससे पहले ईस्ट इंडियन कंपनी एक्ट बदलेगा 1857 तक आते आते, जब हमारे 1857 की रिवोल्ट आएगी, तब से लेकर 1947 तक चीज़ें बहुत बदलेंगी। इसके अंदर वायसरॉय आता है, वायसरॉय के बाद गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के बाद हमारा क्राउन क्राउन रूल भी आता है, और वो फिर दोबारा बदला जाता है। वो पूरी कहानी हम हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस के अंदर समझेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो इसके अंदर जो कन्फ्यूजन है कि गवर्नर जनरल कब आते हैं कब नहीं आते, ये भी हम जानेंगे और समझेंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं थे ये लोग। ठीक है, मैंने अभी बताया प्रांतों की इकाइयों को माना गया और हर एक व्यक्ति उसमें से चुना गया कि भाई आप अपना एक व्यक्ति भेजो जो आपकी प्रांत को या फिर आपके इलाके को हमें बताए और वो उसके बारे में जाने समझे। तो सीधी बात है, इसका आंसर हो गया अभी विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। ठीक है, वो उसके सदस्य बने। उन सदस्यों का काम क्या था, संविधान सभा के अंदर संविधान को लिखना, संविधान को बताना, संविधान को समझाना। अब ये क्यों किया गया, मैंने आपको अभी बताया था। हर एक इकाई में से जब जब एक एक व्यक्ति लिया गया तो उससे क्या हुआ, हर एक राज्य की या फिर हर एक प्रांत की बातों को सुना गया, प्रांत की बातों को सुना गया। ठीक है बेटा, सुना गया। क्लियर। जब प्रांत की बातों को सुना जाएगा तो सीधी बात है वो संविधान काफ़ी अच्छा बनेगा, और इसलिए ही वहाँ पर विभिन्न प्रांतों के संविधान सभाओं द्वारा निर्वाचित लोगों को चुना गया था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे। भारत के अंतकालीन संसद में कितने सदस्य, 296, 313, 318, 316। अब देखो भाई, इसके अंदर बच्चे ना तुक्का मारेंगे और क्या कहेंगे, देखो कहेंगे 318, 313, 316। अब देखो 303 बार आ गया, तो हम कहेंगे इसके अंदर जो मिड का होगा वो होगा, यानी 316 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। भारत के संविधान एक्ट के अंदर दे रखा है कि भारत की अंतकालीन सदस्य जो थे, अंतकालीन संसद के सदस्य, उनकी कुल संख्या 296 थी।
उनकी टोटल संख्या 296 थी, यानी 296 थी। अब आप पूछें सर अगर 296 थी तो ऑप्शन तो ऐसे बनाता ना 298 297 ना, अगर 296 दे रखा है तो सीधे वो यहीं पे कंफ्यूज करना चाह रहा है आपको। क्यों? आप 296 पर कभी ध्यान ही नहीं दोगे क्योंकि 313 आ गया, 318 आ गया, 316 आ गया। अब आपका दिमाग यहीं दौड़ेगा कि भाई अगर जो सही ऑप्शन है, जिसने नहीं पढ़ा उसके बारे में बता रहा हूँ, कि भाई जो सही ऑप्शन है या तो 313 होना चाहिए या 18 या 16, इन तीनों में से एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बार बार तीन सौ आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जो सही ऑप्शन है वो 296 है। 296 सदस्य थे अंत्यकालीन संसद में। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर है इसका। भारतीय संविधान में आपात उपबंध किससे लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, भारत सरकार अधिनियम से, आयरिश संविधान से, जापानी संविधान से? तो बताइए। देखो भाई, फिर सीपीएसयू 7 जुलाई 2017। बार बार एक ही पैटर्न से और एक ही पॉइंट से क्वेश्चन आ रहा है बार बार। भारतीय संविधान में आपात उपबंध यानी जो इमरजेंसी वाले पॉइंट्स है वो किससे लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश संविधान से लिए गए, भारत सरकार अधिनियम से लिए गए, या आर्य संविधान या जापानी संविधान से लिए गए? सिंपल सा अभी बताया मैंने। सबसे बड़ा जो संविधान या फिर आप कहो ड्राफ्ट था, जो ड्राफ्ट था हमारे पास, जो ड्राफ्ट था क्लास, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा कागज जिसने हमारे संविधान को ही बदल दिया, हमारे संविधान का ही आधार बन गया, वो और कोई ऐसा नहीं, वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से हमने ली थी शक्तियां राष्ट्रपति के बारे में, आयरिश संविधान से भी अलग चीज़ें ली, जापानी संविधान से भी अलग चीज़ ली, लेकिन क्या क्या वो चीज़ें थी वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब अगली क्लास के अंदर जब हम संविधान को समझेंगे। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि हमने किस किस संविधान से क्या क्या चीज़ें ली हैं क्लास। ठीक है, अभी क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चन को हम क्वेश्चन की तरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ये है क्वेश्चन, अभी आपको बता के आया हूँ। वेवल प्लान, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन? जब कैबिनेट मिशन भारत में आते हैं, जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है तब वो कहता है कि आप अपनी संविधान सभा बनाइए और अपना काम कीजिए। अब बताइए, तभी बता दिया मैंने क्या है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब भारत आता है तब जाकर संविधान सभा का निर्माण होता है। ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन थी, किसकी? कैबिनेट मिशन ने रिकमेंड किया था कि आप संविधान सभा का निर्माण कीजिए, तब जाके हमने संविधान सभा को बनाया। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाँ, ये है मेन क्वेश्चन भाई, ये है मेन क्वेश्चन। मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चंस अब धीरे धीरे आने लगे हैं बेटा। देखो 2012 में आया था, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। और ऐसे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं ये भी मैं बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं भीड़ छाटने के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने इस चीज़ को समझा होगा, जाना होगा। तो क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना या विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है। क्योंकि अब भाई इस विचारधारा से ओतप्रोत है, यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। ठीक है, क्या क्या इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है? पहले बात तो इसके अंदर आपको कीवर्ड ढूंढना है कि पूछ किसके बारे में रहा है। पूछ किसके बारे में रहा है क्लास? भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है। लोकतांत्रिक समाज यानी आप ये देखिए, लोकतांत्रिक समाज कब बनेगा? जब लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, यानी जब समान अधिकार हैं आपके पास, न्याय समानता से मिलेगा। ठीक है, आप मिलजुल के रहेंगे। तो देखिए क्लास, न्याय मिले, हाँ सर न्याय तो मिलना चाहिए, सभी को न्याय मिलता है, और हमारे पास लिखा भी है कि भाई जो न्याय है वो सभी को मिलेगा, राइट टू इक्वलिटी के अंदर मिलेगा। हाँ सर, ठीक है। इसके बाद क्या है? राइट टू फ्रीडम भी, हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार भी है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता ना दी जाए तो भैया वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमारे पास क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ सर है, स्वतंत्रता का अधिकार तो है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है सर। ठीक है, समानता का भी अधिकार है, समानता का भी अधिकार हमारे पास है। ठीक है, इसके अलावा समानता अधिकार हो गया, न्याय का भी अधिकार है। समानता का अधिकार का ही एक पार्ट है, ठीक है, कि जो न्याय है वो सभी को इक्वल दिया जाएगा। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ,
ये है वो पॉइंट कि कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समक्ष सभी समान रहेंगे, कोई भी असमान नहीं रहेगा, चाहे वो किसी भी लिंग, जाति, धर्म से आधारित हो। ठीक है, समानता का मतलब है किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, जाति, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा किसी से। ठीक है, और भाईचारा, बंधुत्व जिसे हम कहते हैं, बंधुत्व, भाईचारा, भाईचारा तो नहीं लिखा हुआ, वैसे बंधुत्व है वो। ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को न्यायिक ये जो हमारी प्रियम्बल है वो पूरी लिखी हुई है, इसको कहते हैं संविधान की आत्मा। तो ध्यान रखना। हाँ, एक क्वेश्चन देखो ऐसे याद आ गया ना मुझे, संविधान की आत्मा, ये संविधान का जो मेन सोर्स है, जो सोल कहते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इट्स प्रियम्बल, इट्स प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब होता है बेटा यहाँ पर आत्मा, सॉरी, प्रियम्बल का मतलब होता है आत्मा, कह रहा हूँ, आत्मा तो सोल होती है, प्रियम्बल का यहाँ पर अर्थ है जो संविधान की, जो जिसे कहते हैं हम, प्रियम्बल को क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, सोचने दो, प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो उसकी आत्मा या सोल कही जाती है। ठीक है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख लीजिए यहाँ पे, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना है। तो यानी चारों होनी चाहिए, तभी एक समाज अच्छा होगा, अच्छा बनेगा और अच्छे तरीके से चलेगा। ठीक है क्लास, तो भैया, तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। ठीक है, यानी अगर एक जो संविधान है वो सरकार को लोकतांत्रिक रूप से कल्पना तो नहीं करता, बल्कि एक समाज को भी चलाता है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर न्याय भी है, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, भाईचारा भी है। यानी भाईचारे को हमने बंधुत्व कहा गया है, वैसे बंधुत्व, बंधुत्व कहा गया है। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें होती हैं। आई होप, तो चलिए, ये क्वेश्चन आई थिंक एंड हो चुके हैं। हाँ, तो क्लास ये थे हमारे पॉलिटी के वो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आते हैं क्लास में, और हर बार आना ही आना है, इन्हें ऐसा कोई नहीं जो इनको रोक सके। ठीक है क्लास, तो चलिए क्लास, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ऐसे ही शानदार, जानदार और दमदार क्वेश्चन लेके आएंगे जो बार बार आपके पेपर्स में आए हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लास।